सत्ता में आने से पहले नेता वादों के सब्ज बाग दिखाते हैं, पर कुर्सी मिलने के बाद वही नेता सवालों पर भी भड़क जाते हैं। बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री आवास से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर एक प्राइवेट एयरलाइंस के मैनेजर को गोलियों से छलनी कर दिया गया और उस घटना के 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस की इस नाकामी पर आज बिहार के मुख्यमंत्री से सवाल क्या पूछा गया, वो गुस्से से लाल हो गए, पत्रकारों पर ही भड़कने लगे। तो क्या नीतीश को अपने सुशासन पर कोई सवाल पसंद नहीं? और अगर ऐसा है तो फिर बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या दिन हो गया, क्या मिला हमको? न्याय चाहिए हमको। क्या कर रही है सरकार? न्याय नहीं मिलेगा, क्यों सोई सरकार? हम लोग तो यही कहेंगे ना कि सुशासन की सरकार है। सरकार क्या करेगी, कुछ तो बताए, कुछ नहीं करती है, वो बस तमाशा देखती रहती है। बिहार डेंजर हो गया है जगह, हर दिन कुछ ना कुछ होते रहता है। राजधानी में घटनाएं हो रही हैं, वो तो रोज हो रही है घटनाएं, लेकिन सरकार इसको कहीं ना कहीं उसको नज़रअंदाज करने का काम कर रही है। नीतीश बाबू सब काम छोड़ देंगे, फिर अपराध और अपराधियों को मिटाने की तैयारी थी। जिनको राज मिला 15 साल तक, पति पत्नी के राज में जितना अपराध होता रहा, आप उसको क्यों नहीं हाईलाइट करते? तो सुशासन के वादे पर सत्ता तक पहुंचने वाले नीतीश कुमार अब सवालों के घेरे में हैं। और सवाल वही हैं जो कभी नीतीश कुमार लालू यादव के जंगल राज पर उठाया करते थे। न्याय चाहिए हमको। क्या कर रही है सरकार? नीतीश जी क्यों नहीं आए? नीतीश जी क्यों नहीं आए यहाँ पे? सबके लिए इतना किए हैं, पूरा दुनिया जानता है। न्याय नहीं मिलेगा। देखिए मेरा बच्चा सबको, क्या करेंगे हम? कैसे जिएंगे? आना चाहिए कि नहीं इनको? क्यों सोई सरकार? इंडिगो मैनेजर रूपेश कुमार को जिस तरह से पटना के वीआईपी इलाके में गोलियों से छलनी कर दिया गया, उससे बिहार में एक बार फिर बढ़ते अपराध का मामला चर्चा में आ गया। रूपेश सिंह की हत्या के 72 घंटे बाद भी बिहार पुलिस को न हत्यारों का कोई सुराग है, न हत्या की वजह का कोई अंदाजा। बेलगाम अपराधियों की गोलियों ने जिन मासूमों के सिर से पिता का साया छीन लिया, वो अब गोलियों का बदला गोलियों से चाहते हैं। मैं कहूँगी 3 दिन हो गए, अभी तक पापा का हत्यारा नहीं मिला। अगर वो मिलेगा तो सबसे पहले मेरी मम्मा गोली मारेगी, क्योंकि उन हत्यारों ने मेरी मम्मा को बहुत दुख पहुंचाया है। हम कह रहे वो लोग जल्दी से पकड़ा जाए जो पापा को गोली मारे। सबसे पहले मेरी मम्मा गोली मारेगी। मेरी मम्मा को बहुत दुख पहुंचा उन लोग की वजह से। हम देखिए सर, एक ही बात बोलेंगे। मातम में डूबे परिवार के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी उनके घर पहुंचे तो आंसुओं का सैलाब फिर उमड़ आया। हम देखिए सर, एक ही बात बोलेंगे। मेरे पापा का इंटरव्यू बता दीजिए। मैं रोटी करना नहीं पा रही क्योंकि मेरी मम्मा को अंदर से डर लगा। इंसाफ का इंतजार कर रहे रूपेश के परिवार का हर सदस्य अब एक ही सवाल कर रहा है, क्या सुशासन का वादा करने वाले नीतीश कुमार अपराधियों पर लगाम लगा पाएंगे? जब भी आए हैं हम लोग से वोट मांगने या हम लोग के देती में आए हैं तो बोले हैं कि क्राइम एवं कंज्यूमर से हम कभी समझौता नहीं करेंगे। रूपेश के परिवार के सवाल मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार के लिए चुभने वाले हो सकते हैं, लेकिन जवाब तो देना होगा। अगर कहीं से भी पता चले कि किसका मर्डर किसने किया, आपको अगर कहीं से कोई संदेह और कोई अब मिलता है तो बताना चाहिए ना। लेकिन नहीं, ये सवाल, आपका सवाल बिल्कुल गलत है, आपका सवाल अनुपयुक्त है। मैं कह रहा हूं और अच्छी तरह जान लीजिए कि आप इस तरह से पुलिस को डिमोरलाइज मत करिए। अपने सुशासन पर सवाल उठता देख नीतीश कुमार को गुस्सा आने लगा। हम भी मानते हैं कि नीतीश कुमार को गुस्सा आना चाहिए, लेकिन सवालों पर नहीं, अपराध और अपराधियों पर। लेकिन नीतीश कहां मानने वाले, उन्होंने बोलना शुरू किया तो 2005 तक पहुंच गए। पहले क्या होता था, हम आप ही से पूछते हैं, क्या था 2005 के पहले, क्या था? कितना हिंसा, कितना अपराध, किस तरह से होता था? आज वो स्थिति है, आज वो स्थिति है। पूरे बिहार, पूरे देश का हर साल का फिगर प्रकाशित होता है अपराध के आंकड़े का। बिहार अपराध के मामलों में 23वें नंबर पर है। जरा जा करके दूसरे राज्यों में भी चले जाइए। मैं भला आपसे कोई बात कर सकता हूँ? आप इतने महान व्यक्ति हैं और आप किसके समर्थक हैं? मैं आपको डायरेक्ट पूछ रहा हूँ। आप जो जिनको राज मिला 15 साल तक, पति पत्नी के राज में जितना अपराध होता रहा, आप उसको क्यों नहीं हाईलाइट करते हैं? आप करिए। फिलहाल तो वक्त इस परिवार के आंसुओं का हिसाब करने का है, लेकिन नीतीश कुमार को लगता है कि 2021 में भी 2005 की ही बात होनी चाहिए, तो हम वो भी करेंगे। लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों पर गौर कर लीजिए। ये बिहार के अलग अलग शहरों में पिछले कुछ दिनों में हुई अपराध की घटनाएं हैं। हाजीपुर में बेटी की शादी के लिए पंजाब से लौटे शख्स का बीच रास्ते में ही अपहरण कर लिया गया और फिर हत्या कर लाश नहर में फेंक दी गई। मधुबनी में एक दिव्यांग नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ। अपराधियों ने लड़की की आंख भी फोड़ दी। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। इसी तरह मुजफ्फरपुर में भी एक नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ। इन घटनाओं का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं जिससे नीतीश कुमार को ये न लगे कि सिर्फ पटना के एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस को लेकर बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर नीतीश कुमार को घेरने वालों में सिर्फ विपक्ष नहीं, बल्कि एनडीए की सहयोगी बीजेपी के नेता भी शामिल हैं। जंगल राज, अब तो हम बीजेपी के लोगों से पूछना चाहते हैं, युवराज को बोलते थे जंगल राज युवराज, अब जंगल राज का महाराजा कौन है? कहाँ है प्रधानमंत्री जी? व्यक्ति की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि न हो और उसको 10 से 15 गोली मारा जाए, ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है बिहार के नवगठित एनडीए सरकार। बिहार की कानून व्यवस्था का सवाल सिर्फ राजनीतिक आरोपों तक सिमट कर न रह जाए, इसलिए हम आपके सामने कुछ आंकड़े भी रखना चाहते हैं। बिहार में पिछले 10 साल में अपराध की घटनाएं कैसे बढ़ी हैं, वो देखिए। 2011 में अलग अलग तरह के अपराधों के कुल 1,47,633 मामले दर्ज हुए थे। 2013 में ये बढ़कर 1,84,961 मामले हो गए। 2015 में 1,95,397 मामले दर्ज हुए। 2017 में 2,36,037 मामले दर्ज हुए और 2019 में 2,69,096 मामले दर्ज हो गए। यानी साल दर साल अपराध की घटनाएं बढ़ती गई। इसी तरह 2020 में सिर्फ अक्टूबर महीने तक अपराध के 2,14,968 मामले दर्ज हुए, जिसमें 2,649 हत्या के थे। सवाल सिर्फ अपराध के बढ़ते आंकड़ों का नहीं, बल्कि कानून के इंसाफ का भी है। पिछले महीने हाजीपुर में जेडीयू के पूर्व विधायक राम प्रवेश के बेटे प्रिंस राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रिंस टायर का कारोबार करता था। 16 दिसंबर को हुई इस घटना को 1 महीना होने को आ रहा है, लेकिन पुलिस अब तक एक भी गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। 16 तारीख को 1 महीना हो जाएगा, अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई सुराग नहीं मिला। हम लोग प्रतिदिन थाना प्रभारी के कांटेक्ट में हैं, कह रहे हैं कि हम लोग छानबीन कर रहे हैं। आज डीएम साहब से भी जाके हम लोग मिले हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग हम लोग की नजर नहीं है। उनका मैं रिव्यू करूंगा जो घटनाएं पूरी हुई हैं, जो डिटेक्ट नहीं हुई हैं,
और चुनौती निश्चित रूप से है, पर पुलिस का काम है कि चुनौतियों से जूझना और उस पर खरा उतरना। तो हम अपने पदाधिकारियों में कोशिश करेंगे कि ऊर्जा भरें, कि वो जोश से काम करें, बिना डरे काम करें, निर्भय होकर काम करें, ताकि उनको सफलता मिले। बिहार में बढ़ते अपराध पर इस पिता का दर्द भी छलक उठा। उनके बेटे और एसआईटी के सब इंस्पेक्टर मिथिलेश शाह को अपराधियों ने 20 अगस्त 2019 को गोलियों से छलनी कर दिया था। घटना को 17 महीने बीत चुके हैं, लेकिन शहीद का परिवार अब भी इंसाफ का इंतजार कर रहा है। एक तो हमने पुत्र को खोया, ऐसा पुत्र की मैंने वो कोई उदाहरण नहीं है। उसके बावजूद भी हम लोग पुलिस के चौकस पर घूमते हैं और अभियुक्तों को गिरफ्तारी के लिए। ये बहुत जो है अपने आप में ये लगता है। नीतीश कुमार को ये सब जो डेली ये हो रहा है, इसमें तो रिजाइन सबमिट करना चाहिए, इस्तीफा देते। हाँ, इस्तीफा अगर नैतिकता है तो इस्तीफा इनको सबमिट करना चाहिए। पुलिस की नाकामी की यही कहानी अपराधियों के हौसले बुलंद करती है। रुपेश मर्डर केस में भी यही होता दिख रहा है। अभी तक का जो प्रारंभिक अनुसंधान है, उससे जो बात समझ में आई है वो ये कि ये हत्या का विशुद्ध हत्या के उद्देश्य से ही ये घटना हुई है, जिसमें पेशेवर अपराध कर्मियों का सहयोग लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं जो शेयर नहीं कर पाएंगे अभी, लेकिन हम लोग कुछ क्लू मिला है, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। यही वजह है रुपेश का परिवार अब इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहा है। अभी तक इसमें कोई न अपराधी का गिरफ्तार हो सका, न कोई हम लोग को सूचना मिल सका। तो हम तो यही समझ रहे हैं कि बिहार की पटना की प्रशासन नाकाम है। तो सीएम साहब से हम लोग यही डिमांड करेंगे हम कि सीएम साहब इसको सीबीआई के हाथ में दें कि दूध का दूध और पानी का पानी इंसाफ हो जाए। हालांकि आज नीतीश कुमार ने न सिर्फ अपनी पुलिस का बचाव किया, बल्कि मीडिया के सामने ही फोन कर डीजीपी की क्लास लगाई। और हमने कहा कि आपको अगर कोई जानकारी मिले तो आप सीधे डीजीपी को बताइए। तो पता चला कि आप कोई बात ही नहीं कर रहे हैं किसी से। नहीं, वो ठीक है, लेकिन आप आज हमने कह दिया है लोगों को, सारे पत्रकार लोगों को, कि अगर आप लोगों को भी कोई डाउट रहे कि साहब इस तरफ से हो सकता है कि कोई किया हो गड़बड़, तो अगर कहीं से कोई अपराधी के बारे में तो इसकी बात उनको सीधे बताइए। हमने कहा था पहले पुलिस को, तो हमने कहा कि नहीं, सीधे डीजीपी को बताइए। सवाल ये भी है कि पुलिस अगर अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही तो इसकी वजह क्या है? नीतीश कुमार 15 साल से लगातार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब तक वो बिहार पुलिस को उसकी जरूरत के मुताबिक पुलिसकर्मी नहीं दे पाए हैं। बिहार में कुल 1,38,961 पुलिस वाले होने चाहिए, लेकिन अभी सिर्फ 91,862 पुलिस वाले ही पूरे राज्य की कानून व्यवस्था संभाल रहे हैं। मतलब 47,099 पद खाली पड़े। इसीलिए नीतीश को अपनी नाकामी के लिए पुरानी सरकार को दोष देना बंद करना चाहिए। ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने 2005 में सत्ता संभालते ही अपराधियों पर लगाम कसना शुरू कर दिया था, और तब इसका असर भी दिखा था। जहां 2001 से 2004 के लालू राज में बिहार में हत्या की 14,766 घटनाएं हुई थी, वहीं नीतीश के मुख्यमंत्री बनने के बाद 2006 से 2009 के बीच हत्या के 12,369 केस दर्ज हुए। इसी तरह डकैती के मामले 5,052 से घटकर 2,907 रह गए। फिरौती के लिए अपहरण की घटनाओं में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई। यानी नीतीश कुमार चाहे तो अपराध पर काबू कर सकते हैं, लेकिन पिछले कुछ साल में अपराध की बढ़ती घटनाओं से साफ है कि कानून व्यवस्था पर लगाम कसना सरकार की प्राथमिकता नहीं रह गई है। और इसीलिए हम कह रहे हैं, बिहार की कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वालों की घंटी बजाओ। भैया सीधी भैया लगा पहला लगा पहला लगा। बदहाल सिस्टम की तस्वीर ऐसी ही होती है। कुव्यवस्था में व्यवस्था ऐसे ही चौपट होती है। गौशाला खाली रह जाती है, गायें खेतों को रौंद देती है, और ये सारा झंझट, पूरा नुकसान और तनाव आम आदमी झेलता है।
बदहाल सिस्टम की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के एटा की हैं। सैकड़ों की झुंड में गाय खेतों की तरफ दौड़ती नजर आ रही हैं। अपनी फसल को गाय के झुंड के पैरों तले रौंदे जाते देख मजबूर किसान क्या कर सकता है, सिर्फ देखता रह जाता है। खून पसीने से सींचकर खड़ी की हुई अपनी फसल की तबाही। चली गई चले मगर क्यों? क्योंकि बदहाल सिस्टम में लाखों की लागत से बनी गौशाला सिर्फ शोपीस बनकर रह जाती है। सिस्टम सरीके कमजोर दीवारें ढह जाती हैं। जल्दबाजी में बनाई गई नाद टूटकर बिखर जाती है। गाय इतनी खेतों में नुकसान। सिस्टम सोता है और किसान दिन रात जागकर गाय से खेतों की रखवाली करता है। किसानों को रत जगा कराने वाले सिस्टम को जगाकर सवाल कर लें तो बहाने तैयार रहते हैं। वो पहले जो ग्राम प्रधान थे उनको कई बार मौखिक रूप से कहा भी गया था गाय उसको चालू करने के लिए। तो वहाँ कुछ अराजक तत्व टाइप के लोग हैं वो वहाँ करते हैं। जो भी लोग होंगे उनके खिलाफ फिर विधिवत जो है FIR भी कराई जाएगी, कार्रवाई भी की जाएगी और गौशाला को पूरी तरह से सुचारू रूप से अच्छी तरह से ढंग से चलाया जाएगा। लेकिन बहानों के बहाने अपनी कमियों को अराजक तत्वों की करतूत बताकर खुद किनारे हो जाने से क्या किसानों के नुकसान की भरपाई हो पाएगी? गाय कितनी है इस इलाके में? गाय 3 से 4 से कम ना है। अब खुलेआम घूम रही है? हाँ खुलेआम, मैंने कहा दूरिया पकाई है। फसलों में भी नुकसान कर रहे हैं? फसलें तो सब चुनाई लेती हैं, खेती बाड़ी सब खाई लेती हैं। नुकसान हो रहा है किसानों को? बहुत ज्यादा। झुंड आता है पूरा, खेतों में घूमन करता है और गेहूँ खाता है। नुकसान तम्बाकू में तमाम नुकसान होता है। नुकसान कितना किया है यहाँ पर जानवरों ने? 2-4 बीघे तम्बाकू खत्म कर चुके हैं यहाँ पे। पिछली साल भी 400-500 लगभग गाय आई थी, तो हम लोग रात में 300-400 लोग थे, गायों को रफ्ताया गाँव की तरफ। इस वजह से फसल बचाना पड़ती रात में रहकर यहाँ पर। एटा के अलीगंज में किला रोड पर कान्हा आश्रय स्थल गौशाला 11 लाख रुपए की लागत से बनाया गया था। जिन गायों के लिए ये गौशाला जनता के पैसों से तैयार की गई, वो गायें तो बाहर अनाथ घूम रही हैं। पंचायत सचिव से इसी बारे में पूछा तो उन्हें किसी तरह की कोई कमी ही नजर नहीं आई। अच्छे से गौशाला तो मैं 2-1 दिन में उसको चालू करा दूंगा। गौशाला में कोई कमी नहीं है। उसमें जो लोग हैं उसमें समिति गठन करूँगा। मैं सोचता हूँ पुलिस द्वारा एक वहाँ पुलिसकर्मी या कोई होमगार्ड वगैरह वहाँ तैनात कर दिए, जिससे उन लोग जो रहेंगे लोग उनको परेशानी ना आए। गौशाला क्यों बनाई जाती है? इसका जवाब बड़ा ही साधारण सा है, ताकि गायों को सही और सुरक्षित तरह से रखने की जगह मिल सके। उनकी देखभाल और रखरखाव बेहतर तरीके से हो, ताकि गायें सड़कों पर आवारा न घूमें, खुद को या दूसरों को किसी भी रूप में नुकसान न पहुंचाएं। आप सोचेंगे हम इतनी साधारण सी बात आपको क्यों बता रहे हैं? ये तो सभी जानते हैं। हाँ, आप सही सोच रहे हैं, मगर प्रशासन या सिस्टम ये बात क्यों नहीं समझ रहा? अगर समझता तो ये गायें लावारिस क्यों घूम रही हैं? किसानों की फसलें क्यों बर्बाद हो रही हैं? लाठी लेकर किसानों को गायों के पीछे ये दौड़ना क्यों पड़ रहा है? गौशाला बनने के 1 साल बाद प्रशासन अब भी क्यों टाल मटोल कर रहा है? इसमें जो लापरवाही हुई है प्रधान के द्वारा, प्रधान को व्यक्तिगत रूप से कई बार हमने भी बुला के कहा, कई बार SDM साहब जो थे उन्होंने भी कहा था, लेकिन उस पर प्रधान की लापरवाही की वजह से ये चालू नहीं हो पाई। लेकिन अब शीघ्र ही इसको हम चालू करा रहे हैं। मगर इस सवाल का जवाब हर कोई घुमा फिरा कर दे रहा है कि इस गौशाला में लगी सोलर लाइट, 3 बंडल पाइप, सबमर्सिबल का केबल, बोर्ड और टीन शेड का तख्ता कहाँ गया? मुझे अंदाजा है उसमें एक सोलर लाइट थी, उसकी प्लेट उसकी चोरी कर ले गए लोग, और जो उसमें 3 बंडल पाइप के थे वो भी निकाल ले गए, और समर का जो केबल लगा था वो काट ले गए, बोर्ड भी काट ले गए। जिस गौ माता से प्रेम करने का संदेश दिया जाता है, जिस गाय को माँ का दर्जा दिया जाता है, जिस गाय की सेवा करने को सर्वश्रेष्ठ कर्म कहा जाता है,
उसकी सेवा की जगह सिस्टम बहाने क्यों बनाता है? जनता के पैसों से बनाए गए गौशाला में उन गायों को ना रखकर जनता के लिए ही परेशानी क्यों खड़ी करता है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।